मेघालय के घने और खूबसूरत जंगल, एक ऐसी जगह जहां पल भर में मौसम बदल जाता है और रास्ते अक्सर धुंध में खो जाते हैं। मई 2025 के आखिरी में इन पहाड़ों के बीच रमता विलेज और नॉन ग्रेड ट्रैक के बीच एक हॉर्सेंट टूरिस्ट फंस जाते हैं जिनका नाम था जेड शोल बुस्किस्ट और उनकी लाश सड़ते हुए मिलती है। पुलिस ऑटोप्सी रिपोर्ट और प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के बाद इस केस को एक अनफॉर्चुनेट ट्रैकिंग एक्सीडेंट मानकर बंद करने जा रही थी, लेकिन तभी उस पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है जिसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा बदल के रख दी। इंदौर का एक वेल एस्टेब्लिश ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन 29 साल का राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली पत्नी के साथ मेघालय हनीमून बनाने गया था, पर 23 मई के दोपहर के बाद एकदम से उन दोनों का फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। इंदौर में उनका परिवार लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में अथॉरिटीज को लगा कि उन दोनों के साथ भी हंगरी टूरिस्ट जैसा कोई एक्सीडेंट हो गया है। मेघालय की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। खराब मौसम, लगातार बारिश, जीरो विजिबिलिटी की इन सब के बीच थर्मल ड्रोन्स को डिस्पैच किया जाता है और फिर 2 जून को 300 फुट गहरे एक खाई में ड्रोन को एक सड़ती हुई मिलती है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी कि ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं लग रहा था। लोग और मीडिया ने पहले काफी अफवाह फैलाई। किसी ने कहा कि इनका पीछा कोई लाल कलर की गाड़ी कर रही है, तो किसी ने कहा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है। पर इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक फुटेजेस के मुताबिक ये एक प्री प्लान्ड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मर्डर था जो सेंट्रल इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्ट के जंगलों तक फैला हुआ था। एक ऐसी साजिश जिसमें पब्लिक ने मंगल दोष और ब्लैक मैजिक तक की थ्योरी बना दी थी। लेकिन जब पुलिस रिकॉर्ड और डिजिटल फुटप्रिंट्स और डिजिटल एविडेंस बाहर आए तो उन सब एविडेंस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल प्लानिंग की कहानी है, जहां सिंपैथी और आज़ादी पाने के लिए हनीमून को एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड में बदल दिया गया। और ये कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं कि मर्डर किसने किया। जो अगला डिटेल सामने आया वो हमारे जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठाता है। मेघालय पुलिस ने 790 पेज का एक चार्जशीट सबमिट की कोर्ट में, जहां पर डिजिटल एविडेंस थे, मर्डर्स वेपन थे और भी सारे फुटप्रिंट्स। लेकिन कोर्ट में वो जमा करने के बाद भी आज मर्डरर जिसने मर्डर किया था वो आसानी से बाहर घूम रहा है, सिर्फ एक क्लरिकल गलती की वजह से। एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। इस केस के रूट्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें इंदौर चलना होगा। राजा रघुवंशी, उम्र 29 साल, अपने 3 भाइयों में से सबसे छोटा भाई और लाडला भी। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले 4 साल से एक फैमिली बिजनेस संभाल रहा था जिसका नाम था रघुवंशी ट्रांसपोर्ट। वहां पर वो अकाउंट और ऑपरेशन संभाल रहा था। राजा रघुवंशी नेचर से बहुत हंसमुख, परिवार की हर एक बात सुनना
और बहुत ही खुश रहने वाला आदमी था। और दूसरी तरफ थी सोनम रघुवंशी, उम्र लगभग 24 से 25 साल। सोनम भी इंदौर में ही रहती थी। वो भी अपनी फैमिली बिजनेस संभाला करती थी। उसके पापा का बिजनेस था प्लाईवुड का, जहां पर वो HR डिपार्टमेंट में बैठा करती थी। अक्टूबर 2024 में राजा ने रघुवंशी रिश्ते में सोनम की प्रोफाइल देखी। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली बिजनेस के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट मैच था। दोनों परिवार की मीटिंग हुई। 10 फरवरी 2025 को सोनम के घर पे इन लोगों का रोका हो गया। इसी खुशी में केक काटा गया और इन दोनों परिवार ने डांस भी किया। लेकिन नॉर्मल केस में रोका होने के बाद परिवार एक सही टाइम का इंतजार करते हैं। राजा का परिवार चाहता था कि शादी आराम से दिवाली के बाद हो, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम के परिवार ने मुहूर्त ना होने का बहाना देकर शादी जल्दी फिक्स करवाने की कोशिश की। लड़की और लड़का दोनों मांगलिक थे और कुंडली भी मिल रही थी। लेकिन यहाँ से इस टाइमलाइन में कुछ रेड फ्लैग आना चालू होता है, जिन्हें उस वक्त इग्नोर किया जा रहा था। शादी से पहले वक्त होता है कम्युनिकेशन का, लेकिन राजा के केस में कम्युनिकेशन खाली वन साइडेड था। राजा ने अपनी माँ को और कुछ खास दोस्तों को बताया भी कि सोनम उससे अच्छे से बात नहीं करती है। राजा की शिकायत थी कि अगर वो सोनम को 10 से 11 बार कॉल करे तो तब जाके वो 1-2 बार कॉल उठाती थी, लेकिन वो भी सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। वो बहाना देती थी बिजनेस और मीटिंग का, कि या फिर वो बिजनेस में बिजी है या फिर मीटिंग में। राजा की मम्मी को इस बात की बहुत फिक्र थी। उन्होंने डायरेक्टली सोनम से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो हम पीछे हट जाते हैं। आपको क्या लगता है, अगर किसी को शादी नहीं करनी थी तो वहाँ सच बोल देना क्या आसान रास्ता नहीं था? लेकिन सोनम ने उस वक्त सच नहीं बोला। इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि सोनम हर बार बिजनेस और दुकान का बहाना देती थी। 11 मई 2025 पूरे रीति रिवाजों से इन दोनों की धूमधाम से शादी हुई। सोनम ने मंडप में वचन दिया। राजा भाई, तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। और मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाया। राजा अपने इस नए जीवन से बहुत खुश था, लेकिन उस लड़के को अंदाजा भी नहीं था कि उसने जिसका हाथ थामा था वो क्राइम का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। शादी के ठीक 4 दिन बाद 15 मई को एक आम रीति रिवाज के चलते सोनम अपने पहली बार शादी के बाद मायके जाती है, लेकिन रस्म के बाद वापस ससुराल लौटने के जगह वो तबीयत खराब होने का बहाना देकर अपने मायके ही रुक जाती है। और यही एक अनयूजुअल बिहेवियर शिफ्ट देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसने राजा को बोला कि उसने एक रिलीजियस मन्नत मांगी है कि जब तक वो गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल का दर्शन नहीं करेंगे, जब तक वो फिजिकली नहीं मिल सकते। राजा अपनी पत्नी की खुशी के लिए इस कंडीशन पर मान जाता है, पर पर्दे के पीछे एक बिल्कुल ही अलग कम्युनिकेशन चल रहा था। 16 मई की रात 9 बजे सोनम के फ़ोन से एक कॉल मिलाई जाती है। ये कॉल रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक चलता है और ये कॉल लगातार
6 घंटे तक चलता है। आखिर उस दूसरी तरफ कौन था जो सोनम उससे 6 घंटे बात कर रही थी, वो भी शादी के तुरंत बाद। पुलिस के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के एनालाइज के हिसाब से ये फ़ोन नंबर सोनम के फ़ोन में संजय वर्मा के नाम से सेव था। परिवार वालों के लिए संजय वर्मा शायद कोई प्लाईवुड फैक्ट्री का कोई अननोन बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड का मानना है कि संजय वर्मा ने कॉल पे बैठे बैठे उस पूरे क्राइम सीन को वहीं पे शेप किया था, यानी उसने कॉल पे बैठे बैठे उस पूरे क्राइम की प्लानिंग की थी। अगली सुबह 17 मई को सोनम एक इंदौर के कैफे में आके किन्हीं 3 लड़कों से मिलती है। पहला था विशाल सिंह चौहान, ललितपुर का रहने वाला, जो इंदौर में अक्सर रैपिडो बाइक चलाया करता था। दूसरा था आकाश राजपूत। आकाश इंदौर का ही रहने वाला था, ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड ही रहता था, लेकिन कभी कभी मजदूरी कर लिया करता था। और तीसरा था आनंद कुर्मी, बिना MP का रहने वाला, और ये विशाल और आकाश का आम दोस्त था। कैफे के मीटिंग में इन्वेस्टिगेशन बताते हैं कि सोनम ने इन तीनों लड़कों को गुवाहाटी की ट्रेन की टिकट दी और इंसिडेंट एग्जीक्यूट करने के लिए लगभग 50,000 रुपये कैश एडवांस में पे किया। आनंद कुमार के ID पे 2 फेक सिम कार्ड खरीदे गए ताकि सोनम इन्हें ट्रैक कर सके। प्लान क्लियर दिख रहा था। राजा को किसी अनजान जगह पर ले जाना है, वहाँ उसको टारगेट करना है, बॉडी को गायब करना है और इस इंसिडेंट को एक रॉबरी का रूप दे देना है। 18 मई को सोनम ने राजा को एक सरप्राइज दिया। उसने बताया कि उसने गुवाहाटी की फ्लाइट बुक कर ली है। राजा इस सडन प्लान से इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत ही इस ट्रिप की शॉपिंग करना चालू कर दी थी। जब राजा की माँ ने पूछा कि वापस कब तक आओगे, तब राजा ने मासूमियत से जवाब दिया कि सोनम ने अभी तक रिटर्न टिकट बुक नहीं की है। माँ के पूछने पर सोनम ने बहाना बनाया कि वो शॉपिंग पे बिजी थी, तो अब वो गुवाहाटी जाकर रिटर्न टिकट्स बुक कर लेगी। सोचो उस माँ पर क्या बीत रही होगी, जिसे इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उसके बेटे को ये तक नहीं पता था कि वो जिस सफ़र पर जा रहा है वहाँ पर से उसकी कोई वापस की टिकट है ही नहीं। 20 मई को राजा और सोनम बाय बेंगलुरु फ्लाइट लेकर गुवाहाटी पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ एक चिलिंग डिटेल सामने आती है कि सोनम और राजा से पहुंचने से पहले ही वो 3 लड़के गुवाहाटी बाय ट्रेन पहुंच चुके थे। उन्होंने राजा और सोनम से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक होटल बुक किया था। यहाँ गुवाहाटी पहुंचने के बाद इन 3 लड़कों ने इस क्राइम को अंजाम देने के लिए 2 हथियार खरीदे। ध्यान दीजिए, इन्होंने हथियार इंदौर से क्यों नहीं लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि आसाम या नॉर्थ ईस्ट के वेपन्स यानी लोकल्स वेपन पुलिस को इस क्राइम में, इस इन्वेस्टिगेशन में उलझा देगी और पुलिस उन पर कोई शक भी नहीं करेगी। और साइबर एनालाइज करता है कि सोनम अपने फ़ोन से इन तीनों लड़कों को बार बार लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी। पर गुवाहाटी का एरिया काफ़ी पॉपुलेटेड था। उन्हें वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर कोई CCTV ना हो और इस एक्सट्रीम स्टेप को उठाया जा सके। और जब गुवाहाटी का इनिशियल प्लान आगे नहीं बढ़ पाया तो इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सोनम ने राजा को कहा कि इस ट्रिप को मेघालय तक एक्सटेंड कर लेते हैं और
राजा इस ट्रिप को एक्सटेंड करने के लिए मान भी जाता है और सोनम ने उन 3 लड़कों को सीक्रेटली सिग्नल दे दिया था कि अब वो लोग शिलोंग पहुंच जाए। 22 मई को राजा और सोनम शिलोंग पहुंचते हैं। वो एक शॉप से एक रेंटल स्कूटी लेते हैं और चेरापूंजी के मीना होटल पहुंचते हैं और यहाँ पर एक सस्पिशियस और अजीब मूवमेंट होता है। होटल में रूम खाली ना मिलने पर सोनम और राजा ने सारे लगेज होटल के लॉकर में रखवा दिए थे। आमतौर पे टूरिस्ट ऐसे वक्त पे कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं, पर अथॉरिटीज बिलीव करती है कि ये प्री प्लान्ड था। वो वहां से थोड़ा जरूरी सामान निकालते हैं और फिर सफारी होमस्टे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब उनका अगला टारगेट था सोरा का डीप मेस्टी जंगल और आइसोलेटेड वाटरफॉल्स। 23 मई 2025 सुबह करीब 5:30 बजे राजा और सोनम अपने होमस्टे से चेकआउट करके नोएग्रा विलेज की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें नोएग्रा से वापस मार्केट आने के लिए 3000 स्टेप खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी, जो कि एकदम थका देने वाली थी। इस ट्रैक के दौरान राजा की मुलाकात उन 3 लड़कों से होती है। वही 3 लड़के विशाल, आकाश, आनंद। अब यहाँ इनकी साइकोलॉजी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इन तीनों लड़कों ने एकदम नए कपड़े पहने थे, नए जूते, नए शर्ट, हर चीज नया। उनका मोटिव था वहाँ का एक आम एकदम नॉर्मल टूरिस्ट जैसा दिखना, ताकि राजा को उन पर किसी भी तरीके का शक ना हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक अनजान पहाड़ी शहर में अपने ही इलाके हिंदी बोलने वाले लोगों को देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो गया और गलती में उसने उनसे दोस्ती तक कर ली। सुबह 9:25 पर वहां से एक टूरिस्ट गुजर रहा था जिसका नाम था देव सिंह। देव सिंह के 360 डिग्री कैमरे में ये तीनों लड़के कैप्चर हो जाते हैं। और ये एकदम एक्सीडेंटल था और ठीक 20 मिनट बाद राजा और सोनम भी उसी रास्ते पर चलते हुए दिखते हैं। करीब 10 बजे एक लोकल गाइड जिसका नाम एल्बर्ट था, वो इन 5 को एक साथ देखता है। एल्बर्ट के स्टेटमेंट में एक बहुत ही अलार्मिंग डिटेल था। उसने नोटिस किया कि राजा उन तीनों लड़कों के साथ एकदम फ्रीली चल रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन वहीं सोनम उनसे काफी पीछे चल रही थी। और सोनम जानबूझ के सबसे पीछे चल रही थी, लेकिन क्यों? रिपोर्ट्स के हिसाब से वो अपने आप को उस जोन से आइसोलेट कर रही थी ताकि उस पे कोई खून के छींटे ना पड़े। लेकिन ये 3000 सीढ़ियां चढ़ने वाले ट्रैक पर एक टाइम आता है जहां पर ये प्लान पूरी तरीके से डीरेल होने वाला था, यानी कि फेल होने वाला था। 3000 स्टेप्स और मेंटली और फिजिकली एक्सटेंशन के बाद कि वो तीनों लड़के इतने ज़्यादा थक गए कि वो सोनम को धीरे धीरे मना कर रहे थे, यानी कि ये प्लान ऑलमोस्ट धीरे धीरे फेल होने जा रहा था। और उन लड़कों ने सोनम को इनकार कर दिया राजा पर अटैक करने से। अगर राजा यहाँ से वापस जिंदा इंदौर जाता तो ये प्लान के सारे रूट्स सब कुछ फेल हो जाते। और रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर एक फाइनल डील क्रैक होती है। सोनम ने उन 3 लड़कों को 20 लाख रुपए देने का वादा किया, 50,000 से सीधा 20 लाख। और इस अमाउंट ने इन तीनों लड़कों का हेजिटेशन खत्म कर दिया और इनका आखिरी स्टॉप होने वाला था
वेलसुडुंग फॉल्स। लगभग दोपहर के 1:40 में राजा अपनी माँ को कॉल करता है। उसकी माँ पूछती है, कहाँ हो तुम? राजा एकदम ही कैजुअली जवाब देता है, माँ मैं केला खा रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर पहुँचने के बाद मैं आपको कॉल करूँगा। जैसे कि आप इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुन ही पा रहे होगे। हेलो, हाँ उतर आए। हाँ मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि नीचे? अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। ये कॉल राजा की माँ के साथ आखिरी कॉल था। करीब 2 बजे ये पांचों लोग वेलसुडुंग फॉल्स के पास फाइनली पहुंच जाते हैं। ये स्पेसिफिक जगह 2023 में सिविल डिस्प्यूट के वजह से बंद थी, इसीलिए वहां उनके अलावा उस टाइम पर कोई और टूरिस्ट नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ झरनों की आवाज थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के हिसाब से उस दिन जो हुआ वो कुछ ऐसा था। राजा एक सेल्फी पॉइंट पे अकेले खड़ा था, झरने के तरफ देख रहा था। सोनम ठीक उसके सामने आके खड़ी होती है। वो उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे बातों में उलझाती है और ठीक उसी पल विशाल चौहान उसके ठीक पीछे आता है। उसने अपने बैग से नए खरीदे हथियार निकाले। उसने एक खरीदा था मशेती। उसने दोनों हाथों से हैंडल पकड़ा और फिर राजा के सर पे जोरदार वार कर दिया। वार इतना ज्यादा भयानक था कि राजा अपने आप को संभाल नहीं पाया और जमीन में गिर गया। इसके तुरंत बाद रिपोर्ट्स बताते हैं कि जो वो 2 लड़के थे उन्होंने भी राजा के सर पर तेज से वार करना चालू कर दिया था। सेवियर ब्लंट और शार्प फोर्स ट्रॉमा की वजह से राजा ने अपना दम वहीं तोड़ दिया। इंसिडेंट पूरा हो चुका था, अब बारी थी बॉडी गायब करने की। उन तीनों लड़कों ने राजा की बॉडी उठाई और पहाड़ से लगभग 300 फीट गहरी खाई में फेंक दी, जहां बॉडी मिलना नामुमकिन जैसा था। नेचुरल एलिमेंट्स बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगी और इवेंचुअली अथॉरिटीज को लगेगा ये ट्रैकिंग एक्सीडेंट है। वहीं साइबर एनालिसिस ने दिखाया कि राजा अपनी लोकेशन अपने माँ के साथ शेयर कर रहा था, लाइव लोकेशन, ताकि राजा के पोजीशन को ट्रैक किया जा सके। लेकिन सोनम ने देखा ये ट्रैकर ऑन है, तो उसने एविडेंस मिटाने के चक्कर में सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ किया और उस फ़ोन को तोड़कर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। वहाँ से शुरू हुई इनकी क्रॉस कंट्री एस्केप फ्लाइट। करते टाइम आकाश के कपड़ों में खून के कुछ छींटे पड़ गए थे, तभी उसने वो कपड़ा वहीं फेंक दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सोनम ने अपना ब्लैक रेनकोट उतारा और आकाश को पहनने के लिए दे दिया ताकि किसी को वो खून ना दिखे। बाद में ये रेनकोट पुलिस को एडी व्यू पॉइंट के पास मिला था और उसके बाद विशाल से बुर्खा लिया ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके और अपना ट्रैक पूरा कर सके। उन्होंने जो स्कूटी रेंट की थी वो लावारिश छोड़ दी शोहारा में। बुरखे में छुपी हुई सोनम सबसे पहले गुवाहाटी पहुंची, फिर बस से शिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल और उसके बाद पटना बिहार और फिर लखनऊ यूपी में। मल्टीपल स्टेट्स क्रॉस करने के बाद वो एंड में इंदौर पहुंची। वो एक इंदौर में छुपके से विशाल के नाम पे लिया हुआ एक रेंट के
फ्लैट पे रहने लगी थी। लेकिन 2 जून को जब मेघालय पुलिस ने थर्मल ड्रोन्स को लॉन्च किया तो राजा की को डिटेक्ट कर लिया गया था। इसीलिए उनका प्लान पैनिक में बदल गया। इस मिस्ट्री कॉलर ने जो था संजय वर्मा, उसने सोनम को इंस्ट्रक्ट किया कि वो इंदौर से गाजीपुर जाए और उसके बाद एक बहाना दे कि ये किडनैपिंग था और सोनम करती भी कुछ ऐसा ही है और वो एक फेक नैरेटिव बिठाती है। 8 और 9 जून के रात को करीबन 1 बजे सोनम गाजीपुर के एक काशी ढाबे में अपेयर होती है। वो ढाबे वाले मालिक को कहती है कि वो हनीमून में गई थी और उस पे अटैक हुआ, उसे किडनैप कर लिया गया, उसे दे के बेहोश किया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम्स और पुलिस के सामने ये फेक नैरेटिव ज़्यादा देर तक नहीं चलते। जब पुलिस ने सोनम को कस्टडी में लिया और उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो वहाँ पे एक सस्पिशियस बात निकली कि वो एक आदमी से बहुत ज़्यादा बात करती थी। वो और कोई नहीं, संजय वर्मा को फिर ट्रैक कर लिया गया और जब उस नंबर की ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील हुई तो वो सबके लिए शॉकिंग पार्ट बन गया, खासकर सोनम की फैमिली के लिए। ये संजय वर्मा कोई प्लाईवुड का डीलर नहीं था, ये था राज कुशवाहा। ये वो लड़का था जो सोनम के पिता के फैक्ट्री में काम करता था। ये वो लड़का था जिसे सोनम का सगा भाई अपने छोटे भाई की तरह मानता था और जहाँ तक कि सोनम उसे अपना भाई मानती थी, वो राखी तक बांधती थी उसे। और सबसे चिलिंग डिटेल जो चार्ज शीट में सामने आई वो ये था कि राजेश कुशवाहा ओपनली राजा की फ्यूनरल पे गया था, फ्यूनरल अटेंड तक किया था, किसी को शक भी नहीं हुआ। और ये इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था। ये चीज सबसे शॉकिंग थी। इस केस में पुलिस ने 2 लोगों को और अरेस्ट किया है। उनका नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ। उनका गुनाह था कि उन्होंने सूटकेस चलाया जिसमें 5 लाख रुपए कैश और एक बंदूक रखी थी। 11 जून आते आते सोनम, राज कुशवाहा और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। सब अरेस्ट हो चुके थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन एकदम सॉलिड था। सितंबर 2025 में मेघालय पुलिस SIT कोर्ट में एक 490 पेज का चार्जशीट फाइल करती है जिसमें फॉरेंसिक डेटा, CDR मैपिंग, कॉल रिकॉर्डिंग्स, सारी चीज़ें, जब तक कि कौन कौन से वेपन यूज़ किए गए हैं, ये सब कुछ था। लेकिन फिर आया 27 अप्रैल 2026 जिसने पूरे जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। शिलोंग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्राइमरी अक्यूज्ड को सोनम रघुवंशी को बेल ग्रांट कर दी थी। ये कैसे हुआ? क्या फॉरेंसिक सबूत कम पड़ गए? नहीं, बेल मिली एक छोटी सी गलती की वजह से, एक क्लेरिकल गलती जिसने लीगल प्रोसीजर की अहमियत को एक्सपोज कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22A के तहत जब पुलिस किसी भी नागरिक को अरेस्ट करती है, पुलिस वाले को एक फाइल में, एक बॉक्स में उसे हर एक फंडामेंटल राइट्स बताना जरूरी होता है। जब मेघालय पुलिस ने पेपर बनाया तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इनमेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के स्टैंडर्ड फॉर्म के जो बॉक्स है वो बिल्कुल ही खाली पड़े हैं। उन बॉक्स में से किसी भी एक बॉक्स को टिक मार्क नहीं किया गया था और
इसी के साथ एक और मेजर ब्लंडर हुआ। अरेस्ट मीमो और केस डायरी में का नया BNS भारतीय न्याय संहिता चार्ज सेक्शन 103 लिखने की जगह पुलिस वालों ने 403 एक लिख दिया था, जो कि हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी लॉ ये चीज कहीं है ही नहीं। और खास करके इस केस के लिए ये चीज वैलिड होता ही नहीं है। ये एक होमोजीनियस एरर था जो हर एक कॉपी में कॉपी पेस्ट किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत स्ट्रिक्टली लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था रूल के हिसाब से इसे आर्टिकल 22(1) का वॉयलेंस माना जाएगा। इसी कारण की वजह से सोनम रघुवंशी आज फ्रीली बेल पर है और जो उसके और साथी थे वो भी ये चीज की मांग कर रहे हैं। राजा रघुवंशी का परिवार आज भी डिप्रेशन में है, CBI की जांच की मांग कर रहे हैं और सोनम के सगे भाई ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि सोनम से अब उनका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।